जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2024-25 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि साथियों आपसे बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी वीडियो मिस ना हो। और साथियों, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या फिर डी डच। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने भी ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है लैटिन भाषा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? चलिए, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथ ही इससे पहले आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और दोनों प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और कोर्स में एंटर करने के बाद अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक उत्पादक है, एक शाकाहारी है और एक मांसाहारी है। तो इसको कौन कौन दर्शाएगा? तो उत्पादक में क्या हो जाएगा? तो उत्पादक में आपका पादप हो जाएगा। शाकाहारी में क्या होगा? खरगोश हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन में खरगोश दिया है। और मांसाहारी में आपका बाघ होगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगर देखिए ऑप्शन ए की बात करें, उत्पादक में घास को ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा। शाकाहारी में कीट आएगा? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मछली भी नहीं आएगा उत्पादक में, बाघ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले उत्पादक में आपका पादप, फिर शाकाहारी में खरगोश और मांसाहारी में क्या होगा? बाघ होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, जीन शब्द को गढ़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा? तो जिन शब्द को गढ़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम है जोहानसन। क्या है? जोहानसन। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है? तो जेनेटिक्स का पिता बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा साथियों, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब देखिए, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर, आप लोग भी साथ में लिखते चलिए। 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल क्या है? एक शहर का नाम है। कहाँ का शहर है? तो मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का एक शहर है, और वहीं पर हुआ था 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और एक आपका है केवल क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ पर लिख देते हैं। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और दूसरा क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, और ये प्रभावी हुआ था 2005 में।
ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछे 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन का फॉर्मूला पूछे क्या होता है, तो O3 होता है। और ओजोन लेयर समताप मंडल के किस मंडल में पाया जाता है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 नंबर क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ती है। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, बताइए। तो साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH1 जो है ये किसको जोड़ती है, तो दिल्ली एवं अमृतसर वाया अंबाला तथा जालंधर को। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए NH44। ये क्या है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है। राइट आंसर होगा लॉस्की का कथन है। किसका कथन है, तो ये लॉस्की का कथन है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, लॉस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताइए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको क्या करना है, रोज लिखते चलना है कॉपी में। किस प्रकार लिखना है, तो 1 लाइनर फॉर्म में आपको लिखते चलना है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है। राइट आंसर होगा जागो ग्राहक जागो। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो एक आपका है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि 15 मार्च के दिन मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे तो 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था, तो 1986 में। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 सूची 2 है और एक तरफ यहाँ पे तीर्थंकर का नाम है और दूसरे तरफ क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो पार्श्वनाथ की बात करें, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आप कहेंगे सर्प। सर्प इसका प्रतीक चिन्ह था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा होगा 3, ठीक है, क्या होगा 3। उसके बाद आदिनाथ की बात करें तो आदिनाथ जिसको ऋषभ देव भी बोला जाता है, जो कि जैन धर्म के कौन थे, संस्थापक थे, इनका प्रतीक चिन्ह है ऋषभ। तो 3 के बाद आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। 3 के बाद 1 हो जाएगा। महावीर स्वामी का आपका क्या हो जाएगा, हिरण हो जाएगा। 2 3 1 2 और 4, 3 1 2 4। देखते किस ऑप्शन में है, 3 1 2 4 देखिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए 3 1 2 4 डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, 3 1 2 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका भी आंसर आपको कूट के माध्यम से करना है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, चलिए कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो सबसे पहले सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326। आप लोग लिखते चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए
26 BC यानी कि ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और ये आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। झेलम नदी के किनारे एक युद्ध होता है सिकंदर और पोरस के बीच में, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो सिकंदर की सफलता, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। सिकंदर को कभी भी अच्छा प्रशासक नहीं माना गया है, क्योंकि वे विश्व विजेता बनना चाहते थे खुद के लिए, ठीक है, दूसरे के लिए वो नहीं लड़ते थे, इसलिए उसे अच्छा प्रशासक नहीं माना जा सकता है। तो आंसर 1, 2 और 3 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2 और 3। चलिए 11 नंबर देखिए क्या है। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो दीवान ए अर्ज विभाग जो है रक्षा विभाग से संबंधित था। किससे था? रक्षा विभाग से। एक पूछा जाता है दीवान ए कोही, लिख देते हैं यहाँ पर, दीवान ए कोही ये किससे संबंधित था? तो दीवान ए कोही जो है ये आपका संबंधित था किससे? तो कृषि विभाग से। कृषि विभाग से दीवान ए कोही संबंधित था, और दीवान ए अर्ज जो है इसकी स्थापना बलबन ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये समाप्त किया गया था किसने? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। 1878 में क्या होता है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है। इसको किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया? इस एक्ट को निरस्त कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इसी के समय में 1881 में क्या होता है? भारत में 10 के आधार पर जनगणना। करजन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। डफरिन के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। चलिए आगे देखिए। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? चलिए बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा कौन थे? अध्यक्ष थे कांग्रेस का, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और याद रखिएगा सरदार पटेल ने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय और गांधी इरविन समझौता। तो चारों में से सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा, चारों में से महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की बात करें तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता यहाँ पर है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता ये कब होता है? तो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, मार्च 1931 में, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय की बात करें, ये आपका होता है 1932 में, और सांप्रदायिक निर्णय के बाद ही पूना समझौता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा पहले, उसके बाद 4, 3 और फिर 2, 14, 32। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए नंबर में 14, 32। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? सही आंसर है 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में
फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? आंसर है 1966 में ताशकंद समझौता पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन 1966। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 18 नंबर क्या है? 100 ईयर्स वॉर यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, यानी कि 100 साल की जो लड़ाई होती है किसके किसके बीच में, ये आपको बताना है। चलिए बताइए 18 के लिए आंसर। तो देखिए 100 साल का युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, यानी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था 100 साल का युद्ध। अच्छा, फ्रांस की बात करें, फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? तो 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, जिस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उसी प्रकार फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, आपको कमेंट करके बताना है और किसके समय में। ठीक है, किसके समय में हुआ था? लुई 14वां के समय में हुआ था। ये आपको बता देते हैं कब हुआ था, तो 1664 में। चलिए ये भी हमने बता दिया, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है लुई 14वां के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए 19 के लिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऋतु? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कौन सा ऋतु, बताइए देख के। सबसे पहले हो जाएगा वसंत ऋतु। सबसे पहले वसंत ऋतु यानी कि 3 वाला ऑप्शन सबसे पहले होगा। वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु होगा 2 वाला ऑप्शन, उसके बाद वर्षा ऋतु और लास्ट में शरद ऋतु होता है, यानी कि 3 2 4 1। 3 2 4 1 देखिए किस ऑप्शन में 3 2 4 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है 3 2 4 1, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बर्मिंघम नहर स्थित है किस तट पर, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक बाघ कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है और इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए 22 के लिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में थारपारकर प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको कई बार बताया है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? क्रोमियम होता है, निकेल होता है, लोहा भी होता है इसमें, और क्या होता है, लोहा के बाद आपका इसमें कुछ मात्रा में कार्बन भी होता है। तो क्रोमियम, निकेल, लोहा और कार्बन, तो 4 चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, क्रोमियम, निकेल, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। निकेल तांबा, तांबा इसमें नहीं होगा। क्रोमियम ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो बचा आपका केवल ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी थोड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने कहा था। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कल हमने बताया था इसी कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है? मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध इसी कावेरी नदी पर है और ये गुजरता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है?
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। कोलकाता में, कहाँ पर है? कोलकाता में। हारमुज जल संधि पाई जाती है। आंसर है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका भी कहते हैं? तो झीलों की वाटिका फिनलैंड को बोला जाता है। किसको? फिनलैंड को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कहाँ विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? आंसर है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? आंसर हो जाएगा किसका? बताइए। फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का। फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है, अभी हमने आपको बताया था। और रूस क्रांति पूछे तो 1917 में। तो चलिए साथियों, आज आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 30 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। और इसका PDF भी अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।